हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। जैसा कि आपको पता है दोनों बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और दोनों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे काम मिलेगा सर? धर्मपाल जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम मिलने के लिए पहले आप डी फार्मा सेकेंड ईयर को क्वालिफाई करिए, पास होइए, फिर आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने जाइएगा 90 दिन का। 90 दिन का जब हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको आइडिया खुद ही हो जाएगा कि यहाँ पे जॉब कैसे लगेगा, किस तरह से हो सकता है, संविदा पे वैकेंसी कैसे आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और कब वो परमानेंट होगा। वहां पे आपको फार्मासिस्ट होंगे और जो मेडिकल स्टाफ होंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो बता देंगे आपको। अगर आपका कंटेंट अच्छा रहता है तो वो आपको बनाना पड़ेगा 90 दिन के ट्रेनिंग करेंगे तो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल वहां पे कैसा है, कैसा आप लोगों से व्यवहार करते हैं, किस तरह से चीजों को पता करते हैं। ठीक है, ये आपको अपने एरिया में पता चल जाएगा। चलिए, क्रैश कोर्स 2026 में एचसीपी में बात करें, टॉप 20 क्वेश्चन का दूसरा भाग लेके आए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। कल की क्लास में क्या देखे थे? कल की क्लास में हाँ, NAQS के बारे में देखे थे, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के बारे में देखे थे। हाँ, क्वेश्चन क्या था हमारा कल? एक मिनट, क्वेश्चन को देखते हैं कल। हाँ, पहला क्वेश्चन था डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, आल्सो राइट पर्पज एंड फंक्शन। हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में आपको बताना था क्या है, तो हम कल ही बता दिए थे कि हॉस्पिटल का ही एक विभाग होता है हॉस्पिटल फार्मेसी, जहां पे दवाओं को डिस्पेंस करना, उसको स्टॉक करना, ठीक है, बनाना, ये सब चीजें होती हैं। तो इसके बारे में हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हॉस्पिटल प्रीमाइसिस, ये हॉस्पिटल के अंदर ही स्थित होता है, कैटरिंग मोस्टली टू आईपीडी ओपीडी ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट होते हैं, आउट पेशेंट होते हैं, उनके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन पेशेंट आउट पेशेंट सबके लिए ध्यान रखा जाता है, जो लोग एडमिट होते हैं या जो दवा आते हैं लेके हैं और चले जाते हैं, तो पूरी चीजें हॉस्पिटल के अंदर ही होती है, और जिसको पूरी तरीके से मैनेज करता है एक कौन कौन इसका सबसे मतलब कह सकते हैं हेड होता है, वो होता है एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। तो इसके बारे में हम कल बता चुके थे, इसको देखिएगा, सब पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड था एफआईपी बेसल स्टेटमेंट एंड एनक्यूएएस। इसको थोड़ा पढ़ाए थे और आगे कंटिन्यू करना है। डीएचए का एग्जाम कब होता है वो हम अलग टाइम पे बताएंगे, फिलहाल हम इसको पढ़ लेते हैं। डीएचए एक अलग ही चीज है, आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, वो हम अलग किसी क्लास में बताएंगे। चलिए, एफआईपी बेसल स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में पता चल गया होगा। आपके मन में तुरंत आना चाहिए, भले आपको पूरा लाइन नहीं याद है, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि ये एक तरह का संस्था है, ठीक है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जहां पे फार्मेसी प्रोफेशन को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मेसी प्रोफेशन को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है। 1912 ईस्वी में नीदरलैंड में यह स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, जान लीजिए, इसका मेन उद्देश्य यही है कि ग्लोबल लेवल पे फार्मेसी प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करना। बाकी चीजें आप यहाँ से देखिएगा कि किस तरह से क्या है, सब कुछ आप लिख सकते हैं बना के। क्या यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ था? एफआईपी बेसल स्टेटमेंट तक सबको क्लियर था? एफआईपी बेसल स्टेटमेंट तक क्लियर था? कमेंट में थंब बना दीजिए अगर एफआईपी तक का क्लियर हो गया है, आपको याद हो जाएगा, आपको लग रहा है कि हाँ एग्जाम में आएगा, तो हम लिख सकते हैं, कमेंट में थंब बना दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम NAQS की बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा बताए थे, आज फिर बता दे रहे हैं। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। The NAQS guidelines was initiated by the Ministry of Health and Family Welfare। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के अंतर्गत आया था। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था, हाईलाइट द टॉप परफॉर्मिंग फैसिलिटी। ठीक है, जो टॉप परफॉर्मिंग फैसिलिटी है हॉस्पिटल में, उनको हाईलाइट करना, एंड इनहांसिंग हॉस्पिटल रिलेबिलिटी इन द सोसाइटी, और हॉस्पिटल को किस तरह से सोसाइटी के साथ इनहांस करना है, बढ़ाना है, इसका मेन उद्देश्य यही था। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से जो भी चीजें नई नई चीजें आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई स्कीमें आ रही हैं, उसको बढ़ावा करना, उसको हाईलाइट करना, जिससे सोसाइटी के लोग जागरूक हो सके, हॉस्पिटल जाना मतलब पसंद करें। ठीक है, उन्हें कोई डिजीज हो खुद से उपचार ना करने लगे, हॉस्पिटल बना है उनके लिए, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, CSC PSC, वहां पे चीजें पहुंच सके। ठीक है, NAQS गाइडलाइंस आर करेंटली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, CSC हो गया, PSC हो गया, एंड अर्बन PSC, यहाँ सब ये अवेलेबल है। ठीक है, NAQS गाइडलाइंस हैव 8 एरिया, 8 एरिया इसकी गाइडलाइंस में आते हैं। वो 8 एरिया क्या क्या है आइए देखते हैं। सर 2023 का पेपर टफ लगता है, कोई बात नहीं अमन जी, टफ है तो उसको आसान बनाया जाएगा, देखा जाएगा कैसा पेपर है, और आगे जो पेपर आएगा वो इजी रहेगा, परेशान मत होइए। 8 एरिया क्या था? सर्विस प्रोवाइजन, मतलब लोगों को सेवाएं प्रदान करना, पेशेंट का जो हक है उसे वो मिलना,
इनपुट्स वहां पे जो भी आ रहे हैं उन्हें उस हॉस्पिटल में सारी चीजें, सारी दवा मिलना, सपोर्ट सर्विस, अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उन्हें सेवाएं प्रदान करना, क्लिनिकल केयर मतलब उनका देखभाल करना, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल, उस हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन को कंट्रोल करना जो कि बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में ही सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होते हैं। कोई पेशेंट दूसरा है, कोई पेशेंट दूसरा है, उसमें अगर आप एडमिट हैं तो वहां पे चांसेस इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट और आउटकम, क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन तरीके से जो भी मेडिसिन यूज हो रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। ये सारे 8 एरिया हैं जो कि NAQS में आते हैं। चीजों को सोसाइटी में हॉस्पिटल्स की जो टॉप परफॉर्मिंग चीजें हैं उसको हाईलाइट करना ही इसका पर्पज है, उद्देश्य है, ठीक है। वही बात लिखा है कि NAQS गाइडलाइंस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मकसद सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को हाईलाइट करना, ठीक है, दिखाना और समाज में अस्पतालों को बढ़ाना, उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाना है, ठीक है। CSC, PSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। 8 एरिया कवर है, सेवा प्रदान करना, मरीजों को अधिकार पहुंचाना, इनपुट देना, सहायक सेवाएं देना, क्लिनिकल देखभाल, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्या रिजल्ट आ रहा है, थेरापेटिक आउटकम क्या आ रहा है दवा खाने के बाद, उसके बारे में जानकारी रखना। अर्बन PSC का मतलब शहरी, ठीक है, दो होता है, रूरल होता है और अर्बन होता है। अर्बन PSC का मतलब शहरी, ठीक है, शहरी PSC, जैसे कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वहां भी PSC होता है, आसपास देखेंगे जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है थोड़ी दूर पे PSC होता है, उसी को बोलते हैं अर्बन PSC। और एक होता है रूरल में, जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, किसी सब डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका CSC PSC है तो वो रूरल कहलाएगा। तो अर्बन वो होता है कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो वहां भी अगर आपका कोई PSC है तो उसको अर्बन PSC कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये 8 पॉइंट्स हैं, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। और NAQS को आप मन में बस इतना बैठाइएगा कि ये जो NAQS गाइडलाइंस है ये परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका मेन मकसद यही था कि अस्पताल को, जो हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, CSC PSC, इस यहाँ पे जो भी स्कीमें आ रही हैं, जो भी मेडिसिन हैं, उस चीजों को इस तरह से हाईलाइट किया जाए कि समाज के लोग वहां जा सके, ठीक है, प्रेरित हो सके कि हाँ अस्पताल है हमारे एरिया में, हम इससे ठीक हो सकते हैं, चाहे वो CSC हो, PSC हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, ठीक है। अभी भी बहुत लोग गांव में ऐसे हैं कि हम CSC पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है, वहां पे दवा ही नहीं उपलब्ध है, लोग कहेंगे हम PSC पे नहीं दिखाएंगे, वहां डॉक्टर ही नहीं आते हैं, ठीक है, वहां कंपाउंडर बैठा है, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाएंगे। और ट्रेंड चल रहा है कि नहीं हम मेडिकल कॉलेज में दिखाएंगे, और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां करें नहीं हम मेडिकल कॉलेज नहीं, हम एम्स में दिखाएंगे। तो ये जो चीजें है ना, ये थोड़ा सा NAQS नहीं संभाल पा रहा है। जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाती हैं लोग चाहते हैं कि हम हाई लेवल पे दिखाएं, ठीक है। CSC PSC एक छोटा है, सबको पता है कि यहाँ रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में बनाया जाता है जहाँ पे लोगों को थोड़ी मोड़ी जो सेवाएं हैं हॉस्पिटल की प्रदान हो सके, लेकिन फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर मेडिकल कॉलेज, फिर एम्स तक ऐसे लोगों की दिशा बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। NAQS का जो गाइडलाइंस है वो यही कहता है, चाहे आपका कोई हॉस्पिटल हो, CSC PSC या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इस तरह से हाईलाइट करें कि समाज के, सोसाइटी के लोग वहां पे भी प्रेरित हो कि हमारे एरिया में ये है, यहाँ दिखाना चाहिए, यहाँ डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। अब वो ट्रीटमेंट अगर मतलब डिजीज अगर ज्यादा गहरा हो तब एम्स वगैरह में जाना चाहिए, वरना फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह बेस्ट है। अभी देखा जाए उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है कि हाँ ये कह सकते हैं कि पहले से सुधार हुआ है। अगर आप यूपी के हैं, अदर स्टेट का तो ठीक ठाक है, अदर स्टेट का हमें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हम यूपी से हैं तो यूपी का अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले से अभी स्थिति ठीक है। क्या कहते हैं आप लोग? यूपी में पहले से स्थिति अभी ठीक है, बच्चे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर आ रहे हैं टाइम टू टाइम, और फैसिलिटी भी दिया जा रहा है अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो, ठीक है। कोई कह रहा कोई सुधार नहीं है, आयान शेख जी कह रहे कोई सुधार नहीं है, क्या ऐसा सच में? ऐसा नहीं है, सुधार हुआ है, हम तो मतलब देख रहे हैं इंप्रूवमेंट, सुधार हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका पार्ट सेकंड, ये तो हम कल पढ़े थे जो आपको बता रहे थे, आज इसका दूसरे भाग को कवर करते हैं और देखते हैं। तो NAQS गाइडलाइंस में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, पहले से बहुत बेटर हुआ है, काफी बेटर हुआ है। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, हो सकता है किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ना हुआ हो, लेकिन जहां हम रहते हैं आप चले जाइए, गोरखपुर में चले जाइए, ठीक है, लखनऊ में चले जाइए, और अगल बगल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां चले जाइए, तो काफी बेटर हुआ है। हाँ, हाइजीन मेंटेन नहीं होता, करण जी एक बात बोले हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं होता, ये बात थोड़ा हम मान सकते हैं,
हाइजीन मेंटेन नहीं करते। हम बात कर रहे हैं कि गाइडलाइंस की, तो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, जो इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब जो दवाई होती है, स्टॉक में जो मेडिसिन है, ठीक है, वो अवेलेबल है। जो आपके डायग्नोसिस के लिए जांचें होती हैं, चाहे कोई भी जांच करवाना हो हॉस्पिटल में हो जा रहा है, थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। चलिए हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही मेडिकल कॉलेज बन गया है, ये बात तो सही है। NAQS गाइडलाइंस फार्मुलेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर। NAQS जो गाइडलाइंस है ये फार्मुलेट करता है कई कई पॉलिसीज को, ठीक है, एंड प्रोसीजर दैट, और कुछ प्रक्रिया को, दैट इंश्योर यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, मतलब पेशेंट का जो देखभाल किया जा रहा है वो क्वालिटी के साथ और सेफ्टी के साथ किया जा रहा है, ठीक है। NAQS गाइडलाइंस ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर बनाती है जो मरीजों की सुरक्षा और देखभाल की क्वालिटी सुनिश्चित करती है। क्लियर? पूरी बात यही समझिए कि NAQS गाइडलाइंस कुछ पॉलिसीज बनाती है, कुछ प्रक्रिया बनाती है जो कि मरीजों की सुरक्षा, उसकी मतलब देखभाल, उसकी क्वालिटी किस तरह से इंप्रूव किया जा सके, उसको भी डिसाइड करती है कौन? NAQS। क्लियर? चलिए, NAQS स्टैंडर्ड एंड प्राइमरली मीन्ड फॉर प्रोवाइडर्स टू एसेस देयर ओन क्वालिटी फॉर इंप्रूवमेंट थ्रू प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड टू ब्रिंग अप द फैसिलिटीज ऑफ फॉर सर्टिफिकेशन। देखिए, NAQS स्टैंडर्ड्स आर प्राइमरली मीन्ड, NAQS स्टैंडर्ड की बात कर रहा है कि किसी चीज को स्टैंडर्ड तक ले जाना। NAQS जो स्टैंडर्ड है इसका प्राइमरी मतलब है फॉर प्रोवाइडर्स, क्या प्रोवाइडर्स के लिए कह रहा है? एसेस देयर ओन क्वालिटी, ठीक है, ऑन क्वालिटी, जो खुद की क्वालिटी हॉस्पिटल में उसको बढ़ाने की बात कर रहा है। फॉर इंप्रूवमेंट थ्रू प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड, जो वहां पे प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात कर रहा है। एंड टू ब्रिंग अप देयर फैसिलिटी फॉर सर्टिफिकेशन, और कुछ सर्टिफिकेट को भी प्रोवाइड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इसको। NAQS स्टैंडर्ड मुख्य रूप से प्रोवाइडर्स के लिए है ताकि वे पहले से तय स्टैंडर्ड के जरिए अपनी क्वालिटी का आकलन कर सके। पहले से तय स्टैंडर्ड का मतलब जो हॉस्पिटल में मेडिसिन वगैरह हैं, या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, या जो भी मशीनें यूज होती हैं, ठीक है, उसको पूरी तरीके से कह रहा है कि वो स्टैंडर्ड रूप से हो, मतलब उसकी क्वालिटी काफी बेटर हो, ठीक है, इसका क्वालिटी का आकलन किया जा सके, और अपनी सुविधाओं को सर्टिफिकेट के लिए तैयार करें, और जो वहां पे सुविधाएं हैं उसको सर्टिफिकेट के लिए भी तैयार करने के लिए कह रहा है, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट होता नहीं है, बहुत कम होता है NAQS गाइडलाइन के थ्रू, कि जहां पे क्वालिटी को इतने अच्छे से चेक किया जाए कि मतलब प्रॉपर तरीके से इनकी NAQS की गाइडलाइंस की टीम आए और उसको सर्टिफिकेट मिले, ऐसा होता नहीं है। हम तो देखे नहीं है फिलहाल ये चीजें, लेकिन यहाँ लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था NAQS में। देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप छोटा छोटा आराम से लिख दीजिए, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 करके लाइन है, इसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है इसमें, जो आप कह रहा है स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, 3 पॉइंट और है NAQS में, इसको देख लेते हैं। टू इंश्योर, या सुनिश्चित करना, एसेस टू क्वालिटी सर्विस, ठीक है, यह सुनिश्चित करना कि जो क्वालिटी की सेवाएं, जो क्वालिटी सर्विसेज है, थ्रू नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, एक अभियान चलाया जाए, एक कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे क्या हो, उसकी क्वालिटी सर्विस को एसेस किया जाए, उसको और बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, जिससे लोग जागरूक हो सके, ठीक है। ये NAQS गाइडलाइंस में आता है। इंप्लीमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड, लागू, इंप्लीमेंट मतलब लागू करना एक ग्लोबल स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल ऑफ केयर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के देखभाल के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड लागू करना, ठीक है। इनहांस एक्सपीरियंस ऑफ यूजर्स, यूजर के लिए जो एक्सपीरियंस है उसको इनहांस करना, उसको बढ़ाना। आप द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वहां पे गंदगी बहुत होती है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से बेड नहीं अवेलेबल है, वो रूम नहीं अवेलेबल है, इसलिए नहीं जाते थे। तो उस एक्सपीरियंस को इनहांस करना, थोड़ा सा रूम प्रोवाइड करना, साफ सफाई रखना, एंड बिल्ड ट्रस्ट और इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में एक ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों को विश्वास हो सके कि हाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ है, या फिर CSC PSC अब पहले से बेटर है, ठीक है। इस तरह से NAQS का गाइडलाइंस है जो कि इसको इंप्रूव करने पे फोकस करता है। समझ में आया? तो यही सब आपको लिखना है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के जरिए क्वालिटी सर्विस तक पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, एक राष्ट्रीय लेवल पे क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को मतलब लाना, जिसके जरिए क्वालिटी सर्विस तक पहुंच सुनिश्चित करना है, ओके। सरकारी अस्पताल में देखभाल के ग्लोबल स्टैंडर्ड लागू करना, मतलब ग्लोबल लेवल तक स्टैंडर्ड लागू करना, जिससे लोग समझ पाए कि हाँ यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल सही है,
ठीक है, बाहर से भी कोई टूरिस्ट आ रहे हैं तो वो भी अपना इलाज यहाँ करा सके। सरकारी अस्पताल, बाहर से टूरिस्ट वगैरह अगर कोई आ रहा है ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराएगा? वो तो पहले एम्स खोजेगा कि चलिए एम्स कहाँ पे है, वहां पे इलाज कराए। ठीक है, हमें तो कम उम्मीद है कि वो सीएससी पीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाएगा। बाकी इस लेवल का उसको बनाना है, एनएक्यूएस का मतलब गाइडलाइंस है कि हाँ, कि अगर कोई ग्लोबल लेवल पे कह रहा है कि सरकारी अस्पताल को देखभाल करने के लिए, तो लोग आए, कम से कम वहां विजिट करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। इस लेवल का होना चाहिए। सरकारी अस्पताल के यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाना। सरकारी अस्पताल में जो भी यूजर्स काम करते हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल काम करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को और बेटर बनाना है। ठीक है, और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में विश्वास बनाना, और जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें विश्वास बना रहे, इस तरह से जो वहाँ के यूजर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनके एक्सपीरियंस को बढ़ा चढ़ा के बताना या उनके एक्सपीरियंस को और इन्हांस करना, ये एनएक्यूएस के अंदर आता है। अच्छा प्रिंस जी, कह रहे सर शॉर्ट में बता दीजिए, थोड़ा समझ में आया। देखिए शॉर्ट में आप इसको कैसे लिख सकते हैं तो आपको बता दें। देखिए एनएक्यूएस आप सीधे समझिए यहाँ से पहले से। एनएक्यूएस क्या है? ये परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार में परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। एक गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस का मतलब कि भैया हम कुछ बता रहे हैं, हमारे ऊपर एक मंत्रालय है जिसका नाम है परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हम जो कहेंगे वही फॉलो होगा। तो ये इन्हें क्या कहा गया कि आप जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है एरिया में, आपके जिले में या आपके रूरल या अर्बन एरिया में सीएससी पीएससी जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए आप कुछ करिए कि लोग वहां पे जा सकें, सोसाइटी के लोग वहां जा सकें। ठीक है, जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं वो वहां जा सके, भले ही पढ़े लिखे ना हो। तो कैसे, आखिर बताइए, आप सबसे तो कहने जाएंगे नहीं कि चलो भैया आज चलो अस्पताल में इलाज करा लीजिए, कहेगा नहीं भैया वहां डॉक्टर ही नहीं बैठे हैं। तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसीलिए वहां पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनएक्यूएस गाइडलाइंस कहा कि हॉस्पिटल्स में आप इस तरह से चीजों को लेके आइए, उनकी क्वालिटी को, वहां जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल काम करते हैं, ठीक है, वहां पे सारी दवाएं, सारी चीजों को इस तरह से प्रोवाइड करिए कि लोग जागरूक हों, लोग को समझ में आए कि यहाँ पे हमारा इलाज हो सकता है, डॉक्टर अवेलेबल हो, ठीक है, सारी सुविधाएं हो, हाइजीनिक रहे। कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? कुछ ब्लैक स्किन वगैरह आ गया था शायद, इसकी वजह से हमें लगता है कुछ दिक्कत हुआ था। ठीक है, क्या ब्लैक स्किन वगैरह आया था क्या? एक बार कमेंट बता दीजिए, हम क्लास ले रहे थे, समझ में नहीं आया था। क्या ब्लैक स्किन वगैरह आया था? अच्छा ब्लैक स्किन था ना, इसीलिए ऐसा हुआ था, हमें लग रहा है। देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं, आपको पहले भी बताए थे कि थोड़ा चैटिंग को कम करिए। दो दो क्लास चल रहा है ना, फर्स्ट ईयर का भी सेकंड ईयर का भी, 1000 बच्चों से ज्यादा ज्वाइन हुए हैं फर्स्ट ईयर में भी, यहाँ पे भी, तो थोड़ा सा ऐप क्रेश हो जाता है। ठीक है, ऐप की क्वालिटी उतना इन्हांस नहीं है कि आप सब चीजों को संभाल लेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप क्या करिएगा, चैट में वही चीजें करिए जो जरूरी चीजें हैं, वरना फिर आप चैट में मत किया करिए। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, नहीं तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, क्लासेस डिस्टर्ब होती है इससे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब चैट ऑफ कर देंगे तो आपके कोई डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा चलिए अब चैट लोग मत करिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉलोइंग द साइलेंट फीचर ऑफ NAQS, अब देखिए कुछ साइलेंट फीचर है जिसको आप चाहे लिख सकते हैं। साइलेंट फीचर का मतलब होता है मुख्य विशेषताएं। क्या होता है? मुख्य विशेषताएं। अब NAQS की मुख्य विशेषताएं के बारे में बताइए, अभी जो पढ़े आप उसी के बारे में थोड़ा बहुत और बता देना है। इसको हेडिंग आपका रहेगा फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर ऑफ NAQS। NAQS का कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, आइए जल्दी से उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या क्या है मुख्य विशेषताएं। NAQS guidelines are inclusive and capture all aspect of quality care of the public hospital। ठीक है, जो पब्लिक हॉस्पिटल है खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHC PHC, उसमें क्वालिटी को और इनहांस करना, क्वालिटी का देखभाल करना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, NAQS गाइडलाइंस समावेशी है। ठीक है, ये गाइडलाइंस एक इंक्लूसिव है, मतलब सम्मिलित है और पब्लिक अस्पतालों में क्वालिटी केयर के सभी पहलुओं को शामिल करते हैं। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? NAQS गाइडलाइंस एक तरह का कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि लोगों को हॉस्पिटल के साथ जोड़ता है, हॉस्पिटल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। ऐसे में से आप बना करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट आपका पॉइंट था, द स्टैंडर्ड हैव बीन डेवलप्ड आफ्टर कंसल्टिंग वास्ट नॉलेज रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन द क्वालिटी। क्या मतलब कह रहा है? ये स्टैंडर्ड क्वालिटी पर उपलब्ध विशाल ज्ञान संसाधनों से सलाह लेने के बाद विकसित किए गए हैं। ठीक है, ये कई सारे कह रहा है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी पर उपलब्ध विशाल ज्ञान संसाधनों, कई सारे जो संस्था है, कई सारे संसाधनों से उनको नॉलेज गेन करने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद ही इसको विकसित किया गया है NAQS को। ये नहीं कि सारी चीजें ऐसे किया गया है। NAQS को सारे एक्सपीरियंस मीटिंग के बाद ही लाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिससे इसकी क्वालिटी को इनहांस किया जा सके। चलिए ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह सुनिश्चित करने की, नेक्स्ट इंग्लिश पहले पढ़ते हैं, तीसरा वाला क्या है? द ऑल एफर्ट हैव बीन मेड टू इंश्योर दैट मेजरमेंट सिस्टम, द ऑल एफर्ट हैव बीन मेड टू इंश्योर, मतलब जितने भी एफर्ट इसमें हैं ये सुनिश्चित करने के लिए है कि मेजरमेंट सिस्टम रिमेन ट्रांसपेरेंट सो दैट एसेस एंड assessors have similar interpretation of each point। यार ये नोट्स कौन बनाया था? इतने टफ लैंग्वेज नहीं रखना चाहिए था। These all efforts have been made to ensure that measurement system remains transparent so that assess and assessors have similar interpretation of each point। क्या कह रहा है? यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं कि माप और प्रणाली पारदर्शी रहे, ताकि मूल्यांकन करने वाले और मूल्यांकन करता हर बिंदु की जैसी व्याख्या करें। नहीं, ये आपको लिखना ही नहीं है, इतना डिटेल्स इतना बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, वही पॉइंट को लिखिए जो आपको समझने में आसानी रहे और आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पे जो मुख्य विशेषताएं हैं इसमें आपको यही बताना है। क्या बताना है? कि ये जो गाइडलाइंस है ये पूरे का पूरा हॉस्पिटल्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात किया गया है। ठीक है, हॉस्पिटल को क्वालिटी को इस तरह से इंप्रूव किया जाए, कौन से हॉस्पिटल? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC और PHC, इसको इस तरह से इंप्रूव किया जाए कि सोसाइटी के लोग, कम्युनिटी के लोग वहां पे आ सके, उनके बीच ट्रस्ट बिल्डअप हो। यही खाली एक मुख्य विशेषताएं हैं, बाकी चीजें आप पढ़ के अपने मन से लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड और चेकलिस्ट मुख्य रूप से मूल्यांकन के लिए है, लेकिन इसका उपयोग सुधार के लिए रोड मैप के रूप में किया जाता है। नहीं, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस खाली क्वालिटी बताना है, 3 से 4 बता दीजिएगा। ठीक है, क्या इसकी चेकलिस्ट है ये सब आपको नहीं फोकस करना है। NAQS की मुख्य विशेषताएं आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या आप लोग बना करके लिख ले जाएंगे NAQS के बारे में? पूरी तरीके से समझ लीजिएगा NAQS का मतलब क्या। NAQS एक गाइडलाइंस है, NAQS एक गाइडलाइंस है जो हॉस्पिटल को CHC PHC, खासकर CHC PHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी जिसको सोसाइटी कहते हैं, सोसाइटी के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, यही है आपका NAQS गाइडलाइंस। ठीक है, आखिर लोग कैसे विश्वास कर सके हॉस्पिटल में, तो उस ट्रस्ट को बिल्डअप करना है। अब इसको बिल्ड करने के लिए हॉस्पिटल की क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। जो वहाँ यूजर्स हैं, मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनको प्रॉपर तरीके से उनके एक्सपीरियंस को और इनहांस करना पड़ेगा, उनके नॉलेज को, स्किल को बढ़ाना होगा, तभी लोग ट्रस्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे। यही इनका गाइडलाइंस है।
ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिएगा। बहुत यहाँ पे अगर पढ़ के लिखेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे एज ए बुक लैंग्वेज और अपने माइंड का लैंग्वेज दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, आपको लगता है कि हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा, बहुत अंतर मिलेगा आपको। और वो इतना अंतर होगा कि आप इतनी क्षमता हो जाएगी आपके, अगर लिखने का आ गया तरीका, आप कॉपी का पेज पूरा भर देंगे। ठीक है, आपकी बहुत सारी बातें आपके मन में आएगी जो आप फील करते हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है, कि हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं जिससे हम ट्रस्ट कर सकें, अगर हम क्यों विश्वास करें कि हमें हॉस्पिटल जाना है, बस वही सोच के लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है सर, मेरे सेशनल एग्जाम होने वाले हैं, तो आपके सेशनल एग्जाम होने वाले हैं, कोई बात नहीं, सेशनल एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था, जल्दी से इसको देख लेते हैं। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। देखिए वही क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा है। हम पहला क्वेश्चन पूछे थे कि हॉस्पिटल्स होता इसका क्या था, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी क्या था, और उसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या था। वही फार्मासिस्ट का रोल आप पूछ रहा है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन मतलब इसका वर्गीकरण क्या है, चलिए इसको भी हम बता दे रहे हैं। ये भी आप अगर समझ जाएंगे, हेडिंग को याद कर लीजिएगा, हेडिंग को याद कर लेंगे तो बाकी चीजें हो जाएंगी। देखिए क्या क्या लिखा है, आइए देखते हैं कि अस्पताल का वर्गीकरण और अस्पताल फार्मासिस्ट की पेशेवर जिम्मेदारियां को लिखिए। ठीक है, चलिए तो हॉस्पिटल इज एन इंस्टीट्यूट हैविंग नंबर ऑफ डॉक्टर एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड हेल्थ इक्विपमेंट टू प्रोवाइड प्रोफेशनल हेल्थ केयर सर्विस टू द पेशेंट। ठीक है, हॉस्पिटल एक संस्थान है जहां मरीजों को प्रोफेशनल हेल्थ केयर सर्विस देने के लिए कई डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, हेल्थ इक्विपमेंट होते हैं, हेल्थ की जो सामग्री होती है वे होती है जहां पे वो अपनी जांचें कराते हैं। तो हॉस्पिटल एक क्या है, संस्था है जहां मरीजों को प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल मतलब डॉक्टर, फार्मासिस्ट और जो वहां के स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वो प्रोफेशनल तरीके से वहां मौजूद हो, और वहां पे हेल्थ इक्विपमेंट्स हो जहां पर उनकी जांचें हो सके। ये सारी प्रोफेशनल सुविधाएं देने के लिए पेशेंट को ये हॉस्पिटल बनाए गए हैं। क्लियर है, चलिए हॉस्पिटल वर्ड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड हॉस्पस। हॉस्पिटल जो होता है ये लैटिन भाषा कई सारे हैं, लैटिन होता है, ग्रीक होता है, तो ये लैटिन भाषा के हॉस्पिस से लिया गया है। हॉस्पिटल जो है ये लैटिन भाषा के हॉस्पिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एस वी नो विच मीन्स ए हॉस्ट या गेस्ट या होटल, जिसका मतलब होता है हॉस्ट, गेस्ट या होटल, मतलब मेहमान, जिसका मतलब है मेजबान, मेहमान या फिर होटल। हॉस्पिटल का मतलब होता है, देखिए लैटिन वर्ड्स के हॉस्पस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मेजबान, मेहमान या होटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटल जो प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर सर्विस 24 आवर ए डे एंड 7 डेज इन ए वीक। हॉस्पिटल दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन हेल्थ केयर सर्विस देता है। ये बात तो सच है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, यहाँ पे आप 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन दिखा सकते हैं। कहाँ पे, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसा है 24 घंटे तक आप इलाज करा सकते हैं? रात में 2 बजे अगर आपका तबीयत खराब होता है तो अभी भी ऐसा है कि हाँ करा सकते हैं। ठीक है, शुभम सिंह कह रहे हैं घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी, घर की याद अभी हम दिलाएंगे आपको, इसलिए पहले पढ़ाई की याद करिए, जो पढ़ाई आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, घर की याद अभी थोड़ा बाद में कर लीजिएगा, पहले पढ़ाई फोकस करिए। बोले धुरंधर बने पड़े हैं आप, यहाँ पे अभी मई में एग्जाम है, वो पेपर आपको धुरंधर बना देगा जब पेपर आएंगे सामने। अभी थोड़ा सा फोकस करिए इस पे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज 24 आवर्स ए डे एंड 7 डेज। जी हाँ, ऐसा है। हॉस्पिटल्स, अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सर्विसेज 24 घंटे देता है। कहाँ देता है? इमरजेंसी में। ठीक है, इमरजेंसी एक वार्ड होता है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पे आप 24 घंटे कभी भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पे अवेलेबल होता है, एक इमरजेंसी वार्ड होता है वहां पे। ठीक है, 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन हेल्थ केयर सर्विस देता है। ओके, हॉस्पिटल जो होता है लैटिन वर्ड्स के हॉस्पिस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है होस्ट, मेजबान, गेस्ट, मेहमान और होटल। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए, हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड होता है, खासकर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, मैक्सिमम यहाँ पे हर जगह पे इमरजेंसी वार्ड होता है। ठीक है,
चलिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का वर्गीकरण की बात करें कि क्या इसका क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन की बात करें तो चार आपको ध्यान रखना है, चार क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है कि अगर हॉस्पिटल के हम टाइप्स की बात करें या इसके वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ चार है। पहला है एक उद्देश्य के आधार पर, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या था इस आधार पर बताएंगे। दूसरा है बेस्ड ऑन ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पर, इसको लिखा है स्वामित्व के आधार पर। तीसरा है बेड ऑन बेड कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी के हिसाब से भी हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जैसे बड़े बड़े एम्स हो गया, ठीक है, बड़ा हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जैसे CSC PSC है, तो बेड कैपेसिटी के आधार पे भी इसको बांटा गया है। और बेड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन किस तरह के मेडिसिन के जो सिस्टम है उसके आधार पे भी इसको डिवाइड किया गया है, चिकित्सा प्रणाली पर आधारित। तो इस चार पार्ट में बांटा गया है, बेड ऑन ऑब्जेक्टिव, बेड ऑन ऑनरशिप, बेड ऑन बेड कैपेसिटी, बेड ऑन मेडिसिन ऑफ मेडिसिन, बेड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चारों को एकदम रख लीजिएगा। अगर आपको ये हेडिंग पता है तो हमें पता है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ के सरसरी निगाह से देख करके भी आप अंदर लिख ले जाएंगे, लेकिन हेडिंग आप बना करके नहीं लिख पाएंगे। हमेशा फोकस करिए हेडिंग पे। जो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे आपका हॉस्पिटल है, कम्युनिटी है, और आपका एनवायरमेंटल है जो यूपी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें हेडिंग की बात करिएगा। हेडिंग बहुत जरूरी होता है, अगर हेडिंग आपको पता है तो आप मेन कंटेंट लिख ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर अगर हम बात करें तो उसमें क्या लिखेंगे आप। अगर हम उद्देश्य के आधार पर हॉस्पिटल को क्लासिफाइड करें तो उसमें क्या लिखेंगे। तो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, अगर उद्देश्य के आधार पर बात करें तो जनरल हॉस्पिटल, ठीक है, जनरल हॉस्पिटल की बात करें अगर, तो दीज हॉस्पिटल प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विस अंडर वन रूफ। ठीक है, ये जो हॉस्पिटल होते हैं, जो सामान्य अस्पताल होते हैं, ये वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, बहुत अलग अलग तरह के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं एक ही रूप में। ये हॉस्पिटल एक ही छत के नीचे कई तरह की हेल्थ केयर सर्विस देते हैं। एग्जाम्पल में CSVM कॉलेज कानपुर, ठीक है, KGMU लखनऊ है, एम्स दिल्ली है। ठीक है, ये सब एक ही हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी सेवाएं देते हैं। ठीक है, एम्स दिल्ली हो गया, KGMU हो गया, और GSVM हो गया। ओके, ध्यान दीजिए, ये सब मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे एक ही छत के अंदर बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती हैं, जैसे GSVM कॉलेज कानपुर, KGMU लखनऊ, एम्स दिल्ली। ओके, तो ये तो बेसिक हो गया जनरल अस्पताल, जिसमें अब आपको पता चला कि एक ही छत के अंदर बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। आगे देखते हैं, स्पेशल हॉस्पिटल की बात करें। स्पेशल हॉस्पिटल, दीज हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू ए पार्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, हमें प्रॉब्लम किस चीज की हुई है वो तो वहां पे भी था, लेकिन यहाँ कुछ एक पार्टिकुलर कंडीशन के लिए बनाया जाता है, जैसे ऑन्कोलॉजी, कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए, मेटर्निटी, ठीक है, मेटर्निटी मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए, मेटर्निटी के लिए। तो ऑन्कोलॉजी, मेटर्निटी, इनका एक अलग डिपार्टमेंट पूरा हॉस्पिटल से ही हुआ है, तो ये एक स्पेशल हॉस्पिटल होता है जहां लोग उसी लिए जाते हैं। एग्जाम्पल में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है, न्यू दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, यहाँ ऑन्कोलॉजी पे फोकस किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेप्टोलॉजी कटक, ठीक है, सोचिए गैस्ट्रोलॉजी मतलब गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो यहाँ पे यूज किया जाता है। हेप्टोलॉजी मतलब लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, लीवर डैमेज हो रहा हो, लीवर खराब हो रहे हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, तो ये चीजें आपको फोकस करना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम बताए एक जनरल हॉस्पिटल ऑब्जेक्टिव के आधार पे एक समान अस्पताल बताए जो कि एक ही छत के अंदर बहुत सारी सुविधाएं देता है, जैसे GSVM कॉलेज कानपुर, KGMU लखनऊ और एम्स दिल्ली। ठीक है, उसके बाद बताया एक स्पेशल हॉस्पिटल, मतलब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें एक जो सेवाएं मिलती हैं पार्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से मिलती हैं, जैसे कैंसर हो गया हो, ठीक है, या फिर अगर मैटरनिटी की प्रॉब्लम हो, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है उनका इलाज करने के लिए, ठीक है, उसके लिए पूरी तरीके से एक अलग डिपार्टमेंट होता है, कैंसर के लिए अलग होता है। तो यही एग्जाम्पल दिया है राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली, और दूसरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेप्टोलॉजी का टैग। ठीक है, चलिए, विशेष अस्पताल जिसको हम स्पेशल हॉस्पिटल कहते हैं, यह अस्पताल किसी खास बीमारी जैसे ऑन्कोलॉजी, मैटरनिटी आदि के लिए हेल्थ केयर सेवाएं देते हैं। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेप्टोलॉजी कटक। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, दोनों आपको बताया गया है। पहला एक सामान्य अस्पताल जहां एक ही छत के अंदर बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, और एक स्पेशल हॉस्पिटल जो खास बीमारी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब देखिए नेक्स्ट है टीचिंग कम हॉस्पिटल। टीचिंग कम हॉस्पिटल क्या है।
टीचिंग कम हॉस्पिटल, आप देखे होंगे मेडिकल कॉलेज में वहां पढ़ाई भी होता है और वहां पे ट्रीटमेंट भी होता है। जैसे हम एग्जांपल ने गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, वहां लोग एमबीबीएस करते हैं, वहां लोग बी फार्मा करते हैं, वहां लोग बहुत सारे कोर्सेज करते हैं और वहां लोग कोर्सेज भी कर रहे हैं और वहां पे लोग जांच भी हो रहा है। ओके, एग्जाम्पल में भी देखिए कि दीज हॉस्पिटल आर बेसिकली मेडिकल कॉलेज, ये हॉस्पिटल जनरली मेडिकल कॉलेज होते हैं। दे प्रोवाइड टीचिंग एंड रिसर्च सर्विस आल्सो, ये टीचिंग और रिसर्च दोनों सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, गोरखपुर यूपी में पड़ता है, जो लोग नहीं जानते उनको पता होना चाहिए, अदर स्टेट के लोग जो हैं, ठीक है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बी फार्मा और बाकी जो कोर्सेस एमबीबीएस वगैरह सारी कोर्सेस यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं और यहाँ ट्रीटमेंट भी होता है अच्छे लेवल का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं। हाँ, प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी भी है ऐसा। अच्छा, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ऑफ प्रयागराज, जी हाँ, सरस्वती मेडिकल कॉलेज लखनऊ, हाँ बहुत सारे हैं जिसको आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे कॉलेजेस, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ वो भी होते हैं, जहाँ ट्रीटमेंट होता है। टीचिंग कम हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल असल में मेडिकल कॉलेज होते हैं, ये टीचिंग और रिसर्च सर्विस देते हैं, जैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर है, बीएचयू है, ठीक है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप यहाँ मेंशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपको बताया समान अस्पताल, जहां पे पूरी तरीके से एक ही छत के अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक स्पेशल हॉस्पिटल, जहां पे किसी एक स्पेशल बीमारी का इलाज किया जाता है। और तीसरा बताया हम आपका टीचिंग कम हॉस्पिटल, जहां ट्रीटमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी होता है, ठीक है। चलिए, अब पहला तो आपका हो गया, पहला आपको बताएं ऑब्जेक्टिव के आधार पे, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पे, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड ऑनरशिप के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सेंट्रल केंद्र का सरकारी अस्पताल होता है उसकी बारी बात करें, ठीक है। इसमें अगर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, किसी का ज्वाइनिंग हो जाता है तो 80-90 हजार रुपया स्टार्टिंग सैलरी है। उसके बाद अलाउंसेस वगैरह जो मिलते हैं थोड़ा बहुत, वो और काफी अच्छी वैकेंसी होती है। जैसे आपको पता है ईएसआईसी हॉस्पिटल में, रेलवे में अभी वैकेंसी आई थी, ठीक है, एम्स दिल्ली हो गया, आईएमएस बीएचयू हो गया, ये सेंट्रल हॉस्पिटल्स के होते हैं। अगर यहाँ पे फार्मासिस्ट कोई बनता है तो सैलरी बहुत अच्छी होती है, सुविधाएं बहुत मिलती हैं। चलिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दीज हॉस्पिटल आर अंडर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हॉस्पिटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब केंद्र सरकार है, उसके अंदर कंट्रोल होता है। द फंड आर प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही फंड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे एम्स दिल्ली हो गया, रेलवे हॉस्पिटल्स हो गए, ईएसआईसी हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर्मी हॉस्पिटल्स हो गए, आर्मी में भी हॉस्पिटल्स निकलते हैं, आईएमएस हो गए, तो ये केंद्र सरकार के अस्पताल होते हैं। ये अस्पताल केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, फंड केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। एम्स दिल्ली, रेलवे अस्पताल, ईएसआईसी अस्पताल, आर्मी अस्पताल, बीएचयू, ये सब आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। सौरभ जी कह रहे हैं सर ड्रग इंट्रैक्शन बचा हुआ है, वो यहाँ कवर हो जाएगा, बेफिक्र रहिए सौरभ जी, हम यहाँ कवर करा देंगे जब आपको आगे क्वेश्चन आएगा वो वाला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एम्स है, एम्स भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ फंड आता है, इसीलिए ट्रीटमेंट बहुत बेटर होता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई फार्मासिस्ट बन जाता है तो सैलरी काफी अच्छी होती है, वैकेंसी आती है। अब बात करें स्टेट गवर्नमेंट, वो तो सेंट्रल था, अब स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो राज्य सरकार चलाते हैं। दीज हॉस्पिटल आर अंडर कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये हॉस्पिटल आते हैं। द फंड एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइड बाय द पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जिस भी स्टेट में ये हॉस्पिटल्स होते हैं वहां की गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे केजीएमयू लखनऊ यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट, इसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे फंड वगैरह। जीएसवीएम कॉलेज आगरा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएससी पीएससी, यहाँ पे फंड वगैरह, यहाँ पे जो सुविधाएं सरकारी, मतलब की जो केंद्र सरकार है वो यूपी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। या फिर अदर स्टेट की बात करें, एमपी गवर्नमेंट है तो एमपी का, राजस्थान गवर्नमेंट है तो राजस्थान के प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, राज्य सरकारी अस्पताल, ये अस्पताल राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, फंड और संसाधन उस विशेष राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। जैसे केजीएमयू लखनऊ, जीएसवीएम कॉलेज आगरा, जिला अस्पताल सीएससी पीएससी, ठीक है। तो आप सिंपल बात है, आपको बस इतना पहचानना है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, जैसे एम्स हो गया, बड़े बड़े अस्पताल बीएचयू हो गए। स्टेट गवर्नमेंट जैसे केजीएमयू हो गया, सीएससी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, ठीक है। चलिए, अब बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल एक सेंट्रल बताया आपको, एक स्टेट बताया, केंद्र सरकार वाला अस्पताल, राज्य सरकार, प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। दिस हॉस्पिटल अंडर कंट्रोल द प्राइवेट इंडिविजुअल सोसाइटी या ट्रस्ट,
ठीक है। ये अस्पताल प्राइवेट व्यक्तियों, सोसाइटी या ट्रस्ट के कंट्रोल में होते हैं। दीज हॉस्पिटल आर आल्सो रन बाय रिलीजियस ग्रुप। ये अस्पताल धार्मिक समूहों द्वारा भी चलाए जाते हैं, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, कितना पैसे लगते हैं, डॉक्टर डीवाई पटेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, लखनऊ में चले जाए मेदांता हॉस्पिटल। तो ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छे देते हैं। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो पैसे भी बहुत भर भर के लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन सुविधाएं गवर्नमेंट से थोड़ा बेटर देते हैं, ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है। जैसे हम अक्सर अभी रिसेंटली में कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में गए थे। ठीक है। काफी अच्छी सेवाएं थी, काफी अच्छी फैसिलिटी थी, सारे डॉक्टर्स और बाकी वहां का हम देख रहे हैं सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, किस तरह से फार्मासिस्ट, जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हैं, काफी बेटर तरीके से हमें अरेंजमेंट लगा, जो कि एक मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अपोलो हॉस्पिटल्स में भी हम आज से गए थे 3-4 साल पहले, वहां भी बहुत अच्छा हो रहा था, डॉक्टर की फैसिलिटी और बाकी चीजें। तो यही प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटी तो देती है, लेकिन जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ तो उनसे पैसे बहुत लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के लिए क्या करना होगा, आप डी फार्मा करिए, उसके बाद आप 6 महीने का एक्सपीरियंस लीजिए या 3 महीने का हॉस्पिटल ट्रेनिंग करते रहिए। हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के बाद जब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे तो वैकेंसी आता है, आप अप्लाई करिए, आप हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो ये था। अब देखिए, बेड कैपेसिटी के आधार पे हम कल बताएंगे, बेड कैपेसिटी के आधार पे कल बताएंगे। आज क्योंकि काफी ज्यादा हो जाएगा तो आपको थोड़ा रिवीजन भी तो करने का मौका मिले। क्वेश्चन आपका था, हॉस्पिटल को क्लासिफाइड करिए, अभी 11 बजे दूसरी क्लास भी है, और जो फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बताइए। तो इसको हम कल बता देंगे। हम इसको कल, बाकी की चीजें जो हैं इसको कल क्लियर कर देंगे। आज आप जो पढ़े हैं एनएक्यूएस गाइडलाइंस, उसको एक बार देखिएगा, अपने मन से बना करके लिखिएगा। ठीक है। जैसा भी होगा जरूर बना के लिखिएगा, देखिएगा खुद से। हम तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन खुद से देखिएगा कितना आपको आ रहा है, कितना आप एनएक्यूएस गाइडलाइंस को बता दे पा रहे हैं कि जहां पे हॉस्पिटल्स को सोसाइटी में जोड़ना है। ठीक है। हॉस्पिटल की क्वालिटी को इस तरह बढ़ाना है कि सोसाइटी के लोग जुड़ सके, बस इसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है। हॉस्पिटल होता क्या है ये बता दीजिएगा। हॉस्पिटल किससे मिलकर बना है, 2 वर्ड हॉस्पिटल से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हॉस्ट, गेस्ट और होटल। 24 घंटे सुविधाएं मिलती हैं इमरजेंसी में। 4 भाग में बांटा गया है, ऑब्जेक्टिव के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे, बेड कैपेसिटी के आधार पे और मेडिसिन सिस्टम के आधार पे। तो आज ऑब्जेक्टिव के आधार पे आप देख पाए कि सामान्य हॉस्पिटल होता है, ठीक है, एक जनरल हॉस्पिटल होता है, एक स्पेशल हॉस्पिटल होता है, ठीक है, और टीचिंग कम हॉस्पिटल होता है जहां पढ़ाई और टीचिंग दोनों होता है। ऑनरशिप के आधार पे तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। इतना क्लियर हुआ? इतना आप पढ़ के आइए, फिर आगे चीजें हम कल कराएंगे। ठीक है। इतना आप करके आइए, बाकी आगे की चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं तो उसको हम कल कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आज के लिए यही इतना, और परेशान मत होइए, सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन हम हमेशा यही कहेंगे, ये सोच के मत करिएगा कि सर हम आगे पढ़ लेंगे। जैसे कल हमारी क्लास स्टार्ट होगी 9:30 बजे, आज थोड़ा लेट हो गया, कल 9:30 बजे। आप कम से कम 8-9 बजे ही प्रिपेयर होइए, आधे घंटे में रिवीजन करिए। ठीक है। आपको ये मान के चलना है कि आपकी क्लास 9 बजे स्टार्ट हो रही है, 8:30 बजे जैसे आपकी कैपेसिटी है वहां बैठिए, आप पुराने लेक्चर का पीडीएफ खोलिए, थोड़ा सा आप या तो लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि हम क्या बना के लिख सकते हैं। 1 घंटा, आधा घंटा, जैसे आपकी कैपेसिटी है पहले आ जाइए, उसको कोशिश करिए। 9:30 बजे तक हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 9:30 बजे। ठीक है। या थोड़ा 5-10 मिनट लेट हुआ, तब तक आपका रिवीजन हो जाएगा उस सब्जेक्ट का। तो इस तरह से अगर फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी आगे पढ़ने के लिए। ओके। चलिए, पीडीएफ हम जस्ट अभी अपलोड कर देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा।